Welcome to all of you guys. Study Plug always believes in creative experiments. So let's start. नमस्कार। इस वीडियो में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। जब भी हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हमको सीखनी है। कई नाम आपने सी++, जावा, पाइथन बहुत सारे नाम सुने होंगे और आप उनको सीखने लग जाते हैं। बात यह है कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज सीखें ही क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखना। इसके लिए आपने जो पिछली क्लासेस थी, आप जिन भी पिछली क्लासों में पढ़े हुए थे, आपने क्या किया, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाना सीखे। आपने वर्ड सीखा, आपने एक्सेल सीखा, आपने पेंटिंग करी, आपने गूगल क्रोम चलाया, XYZ आपने कोई भी एप्लीकेशन चलाई। तो उस समय हम लोग क्या थे, हम लोग थे यूज़र। एक बनी बनाई एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ कर रहे थे, इसलिए हम यूज़र थे। अभी तक हमने हमारे मोबाइल में जितनी ऐप्स है या आज तक आपने जो भी एप्लीकेशन चलाई है वो ऑलरेडी किसी डेवलपर या किसी कंपनी के द्वारा बनी हुई है और हम उनको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया यूज़र एंड। दूसरी बात यह है, क्या हमने कभी सोचा कि वो एप्लीकेशन कैसे बनी, किसने बनाई होगी, क्या किया होगा एप्लीकेशन बनाने के लिए? हम इन बारों में नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक प्रॉपर्टी है कि जब कोई चीज़ किसी और ने बनाई दी है तो उसी को चला लेते हैं, उसी को यूज़ कर लेते हैं। अपन क्यों दिमाग लगाएं उन बातों को सोचने में लिए? पर ये हमको बहुत सोचना ज़रूरी है। हम इंडियंस को IT फील्ड में आगे जाने के लिए हमारा इस बारे में सोचना ज़रूरी है कि हम यूज़र ही बने हुए नहीं रहे। फेसबुक के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर इंडिया में है। कोई भी एप्लीकेशन लो, सोशल मीडिया वाली, सोशल जो एप्लीकेशंस हैं, उन सब के सबसे ज़्यादा यूज़र कहाँ मिलते हैं सर? भारत में। टिकटॉक ले लो, सबसे ज़्यादा यूज़र हम। क्यों भैया? हम क्यों नहीं सोचते कभी ऐसी एप्लीकेशन बना दी जाए? अब ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको इस यूज़र एंड से हटना होगा। यूज़र एंड से हट के हमको उस तरफ जाना होगा जहाँ हम इस टाइप के एप्लीकेशन बना सकें। किसी भी टाइप की कंप्यूटर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है कि हमको कंप्यूटर की कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। इसीलिए जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं या इस ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ लैंग्वेजेस आनी शुरू हो जाती है हमारे इसमें, क्योंकि जब हम इनका डेवलपमेंट करेंगे किसी भी ऐप का तो कोई ना कोई लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। अब लैंग्वेज आनी चाहिए, अब लैंग्वेज होती क्या है? भाषा। सिंपल सी हिंदी में हम बात करें तो लैंग्वेज एक भाषा है। भाषा जिससे हम और आप अगर बात करें तो भाषा एक वो जरिया है जिसके थ्रू हम हमारा आचार विचार, हमारी जो भी चीज़ें हैं उनको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हमारे आइडियाज़, हमारे व्यूज़ हम लोग शेयर कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम ये सोच लें, मैं किसी कंपनी में काम कर, उस कंपनी के पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट है। अब किसी मीटिंग के लिए मुझे मेरी कंपनी ने कह दिया कि आपको 15 दिन बाद जापान जाना है और इस क्लाइंट से आपको मीटिंग करनी है। अब बाकी सारे पहलू तो ठीक है, मैं अपने मन में पहले क्या सोचूंगा कि अगर मैं जापान गया और उस क्लाइंट से मिला, वो तो मुझसे जापानीज में बात करेगा और मुझे तो या तो इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। तो अब मैं जापानीज कैसे बोलूँ? अब कुछ तरीके जो समय मेरे दिमाग मुझे बताएगा वो उसमें से सबसे पहला तरीका है कि मैं इन 15 दिनों में जापानीज सीख लूँ। फिर मैं जाके आराम से उससे जापानीज में बात कर लूँगा, उसके सारे जवाब मैं समझ लूँगा। या मैं उम्मीद रखूँ कि उसको अंग्रेजी आती हो तो चलो अंग्रेजी में कम्युनिकेट हो जाए। अब इन 15 दिनों में मैं क्या करूँगा कि मैं जापानीज सीखने की कोशिश करूँगा, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है। मुझे अपनी कंपनी में भी काम करना है और आज कंपनी 15 दिन बाद भेज रही है, कभी कंपनी 2 दिन बाद किसी और कंट्री भेज दें, टाइम ना हो तब क्या? अब पहला तरीका तो यही है कि मैं जापानीज सीख लूँ। दूसरा तरीका है कि मैं बोलूँ ही ना, मैं इशारों की भाषा में बात करूँ और वो समझ जाए। ये भी पॉसिबल नहीं है, हम इशारों में ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा सकते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जिनको हम इशारों में समझा देते हैं, बाकी हर चीज़ नहीं समझा पाते हैं। तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है? तीसरा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैं एक ऐसा कन्वर्टर यूज़ कर लूँ जो जापानीज भी जानता हो और हिंदी भी जानता हो
और मैं उसको अपने साथ ले जाऊँ। तो जब भी वो मीटिंग होगी, जैसे ही वो जापानीज़ अपनी लैंग्वेज में बोलेगा तो वो मुझे कन्वर्ट करके मुझे हिंदी में समझा देगा, और जैसे ही मैं हिंदी में जवाब दूंगा वो उसको जापानीज़ में ट्रांसलेट करके बता देगा। क्लियर? बिल्कुल आसान सा काम हो गया। यही चीज़ें कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट करते। पूरा एग्जाम्पल किस में इम्प्लीमेंट करता हूँ अब मैं? कंप्यूटर में। मुझे कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। बिना इंस्ट्रक्शन के हम इंसान भी काम नहीं करते हैं। तो एक मशीन है, 100% किसके ऊपर डिपेंड है? वो हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही काम करेगी। सेम कंसेप्ट लाया वो जापान वाला और मेरा वाला। अब मुझे किसको इंस्ट्रक्ट करना है? कंप्यूटर को। तो मुझे किसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी? कंप्यूटर की भाषा में बात करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, या तो कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज सीख जाए, कंप्यूटर हिंदी सीख जाए, कंप्यूटर इंग्लिश सीख जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो एक मशीन है, उसकी अपनी एक भाषा है। दूसरा तरीका क्या? मैं कंप्यूटर की भाषा सीख जाऊं। अब कंप्यूटर की भाषा में सीख जाऊं, और कंप्यूटर की भाषा तो बाइनरी लैंग्वेज है, सिर्फ 0 और 1। कंप्यूटर या तो 0 समझता है या 1 समझता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब या तो मैं 0 1 वाली लैंग्वेज सीखने लग जाऊं, जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और इतना इजी नहीं है। हमें एक सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट की लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं है वो काम, जैसा वो जापान वाले केस में हुआ। मेरे को जापानीज सीखना उतना आसान काम नहीं था। क्या किया उस केस में मैंने? बीच में मेरे को पास एक आइडिया और आया कि मैं इशारों में बात कर लूँ, और वो भी एक लिमिट तक ही है। हम इशारे में एक लिमिट तक ही किसी को समझा पाएंगे। फिर मैंने क्या किया? एक कन्वर्टर यूज़ कर लिया। यही सारा कंसेप्ट हमने एज इट इज़ कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया। कंप्यूटर की लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। मैं एक लैंग्वेज समझता हूँ हिंदी, एक लैंग्वेज समझता हूँ इंग्लिश। अब हम दोनों में लैंग्वेज डिफरेंस है। अब मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है तो कंप्यूटर की ही भाषा में बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन है, वो मेरी भाषा नहीं सीखेगी। अब मुझे ही इंस्ट्रक्ट करना है तो मुझे अपनी ही भाषा कंप्यूटर को सिखानी है। तो इस काम को कई साइंटिस्ट ने करना शुरू किया, और जिस साइंटिस्ट ने ये काम करना शुरू किया वो सारे साइंटिस्ट वो कन्वर्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो बाई डायरेक्शनल लैंग्वेजेस जानते हैं। वो कंप्यूटर की 0 1 की लैंग्वेज भी जान रहे हैं अच्छे से, और हमारी इंग्लिश वाली लैंग्वेज को भी जान रहे हैं। उन्होंने क्या किया? एक मिड पॉइंट बना दिया, एक बीच का रास्ता निकाल दिया। उन्होंने एक अपने हिसाब से लैंग्वेज बनाई, जिसको सीखना थोड़ा सा आसान था हम लोगों के लिए। फिर बीच में कन्वर्टर लगा दिया। मतलब मैं उस लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर से कुछ कहूँ तो वो कन्वर्टर उसको 0 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को समझा देगा। फिर ऐसा समझते हैं, अगर मैं उस लैंग्वेज में जो उन साइंटिस्ट ने डेवलप करी, उन लैंग्वेज को सीख लूँ और कंप्यूटर से उस लैंग्वेज के थ्रू मैं कुछ कहूँ, तो अंदर जो कन्वर्टर, आईटी में हम उसको कंपाइलर कहते हैं, कंपाइलर लगा हुआ होता है, वो किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर को वो समझा देता है। मतलब मुझे अपनी इजी गोइंग लैंग्वेज में बात कहनी है, वो 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर को समझा देगा, कंप्यूटर मेरे इंस्ट्रक्शन को आसानी से फॉलो कर लेगा। ऐसे ही कई साइंटिस्टों ने अपनी अपनी लैंग्वेजेस बनाई, जैसे C++, जावा, पाइथन, ASP.NET, PHP, बहुत सारे हैं यहाँ पे। सब में हम कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? हमसे मतलब हम इंडियंस की बात नहीं हो रही। हम जितने भी लैंग्वेजेस डेवलप करी हो फॉरेन कंट्रीज वालों ने करी है, तो उनके लिए हमारी लैंग्वेज, जब वो साइंटिस्ट बात कर रहा है कि मेरी लैंग्वेज में मैं कुछ करूँगा, तो वो इंग्लिश की बात कर रहा है। तो उन्होंने कि इंग्लिश का एक बीच का रास्ता निकाल लिया। उसने एक और भाषा बना दी, एक और प्रोटोकॉल, नियम वियम सब लगा के एक और भाषा बना दी, और वो किसको? एक कन्वर्टर को समझा दी, एक कंपाइलर को समझा दी। मतलब अगर हम उस लैंग्वेज को सीख लें, इंग्लिश से मिलती जुलती है हर लैंग्वेज, अगर थोड़ा सा हम इंग्लिश जानते हैं और हम उस लैंग्वेज को आसानी से सीख लें, तो हम उस लैंग्वेज के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको कौन फॉलो कर लेगा? कंप्यूटर फॉलो कर लेगा। और एक लैंग्वेज में अगर हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर एक काम करेगा। हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं,
तो कंप्यूटर उतना काम कर देगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं आईटी में। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्यों पढ़नी है। सीधा सीधा उसका मतलब है कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कंप्यूटर्स की लैंग्वेज पढ़नी है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। पर बाइनरी लैंग्वेज को समझना, उसमें कोड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कुछ साइंटिस्टों ने एक बीच का रास्ता निकाला। इंग्लिश लैंग्वेज से हम फेमिलियर थे, तो उन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ अपने प्रोटोकॉल, सारे ही अपने नहीं, कुछ नहीं, सब अपने ही प्रोटोकॉल जोड़ के उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। उस नए स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए 0 और 1 की मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कंपाइलर लगा दिया है। अब हमसे वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उस जो सिंप्लीफाइड तरीके से उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई है उसको हम सीख लें, उसके अकॉर्डिंग हम कोड करें, और वो कोड कौन समझ जाए? कंप्यूटर समझ जाए, और वो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना शुरू हो जाए। इसलिए कंप्यूटर से कोई भी काम कराने के लिए हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम किसी भी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर पाएंगे। अन्यथा यूज़र बने हुए ही हैं, यूज़ करते ही रहेंगे और करते ही रहेंगे। भारत हमेशा एक बड़ा मार्केट बना हुआ रह जाएगा यूज़र्स के नाम पे। डेवलपर्स हैं ही नहीं, ना के बराबर हैं। आप जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वह दिमाग पे जोर लगा लीजिएगा कि उनमें से कौन सी भारत में बनी है, क्यों नहीं बनी, क्या कारण रहे, ये सब सोचिएगा। हमको लैंग्वेज सीखनी है क्योंकि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम खुद की एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे। तो अब ये बात क्लियर है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के काम में है, इसलिए लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे हम नॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं। मैं आपको अपनी बात हिंदी के थ्रू समझा रहा हूँ। आप क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपको भी हिंदी आती है। कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता और सामने वाले को भी इंग्लिश आती, तो वो उसकी बात समझ जाता। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सेम कंसेप्ट कंप्यूटर में भी है। अलग अलग साइंटिस्ट ने सिंप्लीफाइड तरीके से लैंग्वेज बनाई, उन्होंने अपने अपने नाम दे दिए। उनके अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स हैं, उनका खुद का स्ट्रक्चर है, उनका खुद का कंपाइलर है। अलग अलग तरीके से वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, पर अल्टीमेटली किसको इंस्ट्रक्ट करते हैं? वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इनमें से कोई एक भी लैंग्वेज हमको कमांड हो जाए हमारी उसके ऊपर, तो हम सीधे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये पहला स्टेप होता है किसी भी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट की तरफ। इसी बीच एक छोटा सा टॉपिक और कवर हो गया इस पूरे वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको वो टॉपिक भी बता दूं। मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो 0 1 2 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, 2 सिंबल यूज़ हो रहे हैं, तो बाइनरी है। उसके बाद मैंने एक बार बीच में आपसे कहा था कि हम इशारे में समझाएं कोई चीज़, जिसको मैंने कहा था कि इतना आसान होगा नहीं, और लिमिट होती है इशारों में, हम कितनी बात समझा पाएँ, एक लिमिट होती है। तो उस इशारों वाली भाषा को भी वैज्ञानिकों ने ट्राई किया था। उसको इन्होंने नाम दिया था असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम दिया था? असेंबली लैंग्वेज। पहली तो कौन सी होगी? मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। सेकंड पे उन्होंने बनी थी असेंबली लैंग्वेज, जो सिंबल्स पे काम करती थी। और थर्ड थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसके बारे में हमने अभी सीखा। एक कन्वर्टर यूज होगा, जिससे सारी चीज़ें इधर से उधर कन्वर्ट होगी। मतलब हमारी लैंग्वेज से जो बनाई है उन्होंने C++ से, कोड सीधा मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होगा। तो एक ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है कि 3 टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं: मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस, मतलब उच्च स्तरीय भाषा है। आशा करता हूँ कि आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज क्यों सीखना, क्यों मैं C पढ़ूँ, क्यों मुझे C आनी चाहिए, या कोई भी लैंग्वेज मुझे क्यों आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा मास्टरी आपकी किसी एक लैंग्वेज पे होगी, उतना ज़्यादा आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट जरूर करें, एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।